दोस्तों पिछले कुछ सालों में एंथ्रोपोलॉजी पीएसआईआर और सोशियोलॉजी के साथ टॉप 3 ऑप्शंस में रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनल रैंक्स। बट क्या आप उन रैंक्स को क्लेम करने की सिचुएशन में हो या फिर सिर्फ एक रैट रेस का पार्ट हो? इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एंथ्रोपोलॉजी राइट ऑप्शन राइट ऑप्शन को ठीक वे में कैसे लिखना है। उसमें हम PYQ बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे। पेपर 1 की यूनिट 1.1 है मीनिंग स्कोप एंड डेवलपमेंट। आप इस टॉपिक को एक साथ पढ़ लेते हो, इसे हम अलग से पढ़ेंगे, मीनिंग अलग समझेंगे, मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अलग, देन स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अलग, एंड देन डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अलग, एंड उसको भी कुछ हेडिंग सब हेडिंग में डिवाइड करेंगे। आप कुछ हेडिंग्स हर जगह ऑब्जर्व करोगे जहाँ भी ऑप्शन पढ़ते हो, इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन, देन थिंकर्स, देन रेलेवेंस एंड नो रेलेवेंस। ये एक ही चीज़ है। रेलेवेंस का मतलब होता है कि आपको इंडिया में बताना है कि इंडिया में कैसे रेलेवेंट है, वर्ल्ड में कैसे रेलेवेंट है, प्लस कहाँ रेलेवेंट नहीं है, वो भी एक रेलेवेंस है। उसे हम लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, रेलेवेंस को मेरिट भी कह सकते हैं। देन केस स्टडीज़ या एग्जाम्पल, देन कंक्लूजन। तो ये 1 2 3 4 5 हेडिंग्स हमें हर जगह कॉमन देखनी है। फिर कुछ हेडिंग्स टॉपिक स्पेसिफिक हो सकती है, जैसे मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में हम अदर देन डेफिनेशन, बायोकल्चरल इंटीग्रेशन एंड क्रॉस कल्चरल लेंस से इसकी मीनिंग क्या हो सकती है उसकी बात करेंगे। सेम वे में जब हम स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे तो ये हेडिंग्स तो सेम है, बट स्कोप में आप क्या देखते हो, ब्रांचेस या फिर होलिस्टिक है या नहीं है। बेसिकली स्कोप का मतलब है पूरा सिलेबस, राइट। अगर आपको एग्ज़ाम में ना आए इससे रिलेटेड कि कैसे लिखना है, तो स्कोप मतलब पूरा सिलेबस। देन डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। डेवलपमेंट जब हम किसी सब्जेक्ट का पढ़ते हैं तो फिर उसमें हम रोल ऑफ पीपल पढ़ते हैं, रोल ऑफ बुक्स या फिर थ्योरीज पढ़ते हैं, रोल ऑफ इंस्टीट्यूट्स पढ़ते हैं, रोल ऑफ अदर साइंसेस या फिर अदर डिसिप्लिन भी पढ़ते हैं। तब जाके कोई एक सब्जेक्ट एक इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो पाता है। एंड इसके बाद जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ठीक है, ये हर कोई कर लेगा, इनफैक्ट हर कोई नहीं करेगा। मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के नाम पे आप 2 4 लाइन पढ़ के चले जाते हो, ये तो थिंकर्स के नाम। अब हम हेडिंग्स उठाएंगे PYQ से। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, तो हम एक हेडिंग पढ़ेंगे डिफाइनिंग एंथ्रोपोलॉजी। हो सकता है वो इससे सेम हो, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, बट ये हमारी हेडिंग एक होनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा डिस्क्राइब द मेजर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इलाबोरेटिंग एनी वन ब्रांच। बेसिकली ये एक क्वेश्चन पूछा है 10 नंबर में, इसमें आपको 3 हेडिंग्स बतानी है। एंथ्रो की डेफिनेशन देनी है, मेजर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बताना है, प्लस कोई एक किसी एक ब्रांच का, मान लो सोशो कल्चरल का, किसी भी ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। ये ध्यान रखते हुए कि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस, मान लो 2 पेजेस है, तो डेफिनेशन आप इतने में ख़त्म करोगे। मेजर ब्रांचेस ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने डिस्क्राइब करने की बात की है, तो ये चीज़ ध्यान रखना क्या पूछा है। एंड एक ब्रांच का एलेबोरेशन भी करना है, तो ये भी हम समझेंगे कैसे करना है। देन फिर इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एंड होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड इन ऑल टाइम्स एट प्लेसेस। मतलब अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहो तो कितने सारे कीवर्ड को लेके इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, राइट। ऐसी चीज़ों को आंसर करने के लिए एग्जाम में जितने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड ब्रेक कर पाओ उतना बढ़िया। जैसे मैं कहूँ सिस्टमेटिक, जैसे फील्ड वर्क या एथनोग्राफी की बात होती है। मैं कहूँ ऑब्जेक्टिव, एम्पिरिकल एविडेंस की बात करते हैं। होलिस्टिक, बेसिकली डेफिनेशन में आपको होलिस्टिक आएगा, या फिर होलिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी पूछे हुए हैं कि होलिस्टिक एंड एटोमिस्टिक अप्रोच बता दो, राइट, तो ये होलिस्टिक है। फिर ह्यूमन काइंड, किसके बारे में एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है, एंटायर ह्यूमैनिटी, राइट। डेफिनेशन, डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, वो ह्यूमैनिटी के बारे में ही है। एंड ये कहता है एट ऑल टाइम्स एंड प्लेसेस, बेसिकली इवोल्यूशन से लेके मॉडर्न सोशियोलॉजी तक, प्रिमिटिव से लेके आज तक, एंड ऑल प्लेसेस, पूरी दुनिया भर में, राइट। तो बेसिकली इसको हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग में ब्रेक कर पाएँ तब जाके हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। सेम वे में अगर हमको स्कोप पढ़ना है, राइट, तो ये हेडिंग्स तो हैं ही, इसके अलावा आप PYQs देखो। एंथ्रो माइक्रो लेवल पे स्टडी करता है, मान लो विलेज में स्टडी कर रहा है, लेकिन सिर्फ विलेज में या ट्राइब में स्टडी कर रहा है, तो वो तो हुआ माइक्रो लेवल स्टडी। लेकिन सिर्फ विलेज की स्टडी या फिर ट्राइब की स्टडी करना ही तो एंथ्रो का पर्पस नहीं है। तो हमारी एक हेडिंग क्या बनेगी, एंथ्रो माइक्रो लेवल रिसर्च करता है लेकिन मैक्रो लेवल थ्योरीज या मैक्रो लेवल स्टडीज़ के एस्पेक्ट एस्पिरेशन रखता है।
देन इसके कनेक्टिंग द डॉट्स, ये एक एक्स्ट्रा हेडिंग है, दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते कोई बात नहीं। फिर इस PYQ से आप सिर्फ एक ही हेडिंग ला सकते हो कि एंथ्रोपोलॉजी इज सोर्स ऑफ वैल्यू। देन अगले में आप कहो कि एंथ्रो इज कंसर्न्ड विद कॉमन ह्यूमैनिटी, ये अलग हेडिंग देना है, यूनिवर्सल वैल्यूज अलग, अदरवाइज आप एक सिंगल हेडिंग में भी पढ़ लो। देन एंथ्रोपोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। अच्छा देखो, जब हम ये टॉपिक्स पढ़ते हैं, रेलेवेंस, नो रेलेवेंस, इनको थोड़ा माइंड में रखना, केस स्टडीज, रेलेवेंस, नो रेलेवेंस, ठीक। होलिस्टिक अप्रोच अगर पूछ ली है तो आप एक हेडिंग इसके तैयार करोगे, एटोमिस्टिक के करोगे। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, रेलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, स्कोप पूछा है जो सीधे सिलेबस की हेडिंग, एंड यूनिकनेस इन द फील्ड ऑफ अदर सोशल साइंसेस, कैसे दूसरों से अलग है, यूनिक है बेसिकली, राइट। तो जो ये हेडिंग्स हम पढ़ रहे हैं रेलेवेंस, अक्रॉस ऑप्शंस आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि रेलेवेंस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो आपको हर जगह रेलेवेंस ज़रूर पढ़नी चाहिए। एंड रेलेवेंस के साथ में लिमिटेशंस ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स यही लिख के आते हैं कि यहाँ रेलेवेंट है। अगर मैं कहूँ रेलेवेंस, इसका मतलब क्या है, या तो रेलेवेंट है या नहीं है, या फिर इतना रेलेवेंट है। आप क्या बताते हो कि हाँ इतना रेलेवेंट है, राइट। सेम वे में डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इसमें आप देखते हो किस टाइम में कैसे डेवलप हुआ, अदर डिसिप्लिन्स का क्या रोल है, कुछ और थिंकर्स वगैरह का क्या रोल है। देन इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन, क्वेश्चन यही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग मत पढ़ना, ये GS3 इकोनॉमी नहीं है, सीधे आप क्लियरली एक हेडिंग में इसको तैयार कर सकते हो। बैकग्राउंड ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल कंपैरिजन। देन एंथ्रो का रोल सिंबल्स के इंटरप्रिटेशन में क्या होता है। देन एक ये क्वेश्चन, सिनर्जाइजिंग द कोर ब्रांच ऑफ एंथ्रो री इन्वाइग्रेट द होलिस्टिक स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन, राइट। तो ये क्वेश्चंस आप कैसे कर सकते हो। एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, किसी भी टॉपिक को अगर आप इतनी हेडिंग्स में कवर कर जाते हो, उसका बेनिफिट ये होगा कि एग्ज़ाम में आपको दूसरों से हमेशा ज़्यादा आता होगा, प्लस जब वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, तो हो सकता है कि आपके पास एक रेडीमेड डेफिनेशन सीधे PYQ से रेडी हो। दूसरा, जैसे मान लो मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, तो UPSC सिर्फ मीनिंग नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे डेफिनेशन है, थिंकर है, और भी बहुत सारी हेडिंग है, रेलेवेंस है, क्रिटिसिज्म, एग्जाम्पल, राइट। इसके बाद फिर PYQ से हेडिंग आते हैं। तो UPSC कभी पूरा चैप्टर नहीं पूछ रहा है, चैप्टर के अंदर छुपी हुई एक डायमेंशन पूछता है। अब ये सब हेडिंग मैटर्स क्यों करती हैं। स्टूडेंट्स के 3 लेवल हम समझते हैं। लेवल 1 स्टूडेंट, लेवल 1 स्टूडेंट वो हैं एंथ्रोपोलॉजी इक्वल टू जो ग्रीक मीनिंग पढ़ लेते हैं कि एंथ्रो अलग है और राइट, स्टडी ऑफ मैन। लेवल 1 पे आपने ये पढ़ लिया। जब एक लेवल आप ऊपर जाते हो, लेवल 2 एंथ्रोपोलॉजी इक्वल टू होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, या फिर आपने ये डेफिनेशन पढ़ ली। अब जो UPSC रैंकर हैं वो सिर्फ जो कि लेवल 3 पे आते हैं, वो सिर्फ ऐसे नहीं देखते कि एंथ्रो की डेफिनेशन है या फिर PYQ में ये दे दिया तो इसे कर ले। डेफिनेशन, व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, नेचर, हाउ इज़ इट डिफरेंट, स्कोप, ये क्या पढ़ती है, मेथड्स कैसे पढ़ती है, रेलेवेंस, एंथ्रो की क्या रेलेवेंस है, सोसाइटी को एंथ्रो के बारे में केयर भी क्यों करनी चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए हमें ये सब्जेक्ट, क्रिटिसिज्म इतना बढ़िया है तो इसकी लिमिटेशन क्या है, थिंकर्स, किसने कोर आइडिया डेवलप किए, एग्जाम्पल्स, क्या आपने जो पॉइंट्स दिए तो आप अपने पॉइंट्स को प्रूव कर सकते हो, तब हर जगह PYQs आंसरेबल हो जाएंगे। तो आज से चैप्टर पढ़ना तो ठीक है, PYQs की आंखों से चैप्टर ज़रूर देखना है, ठीक है। जैसे ये PYQ हमने देखा, डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी एंड डिस्क्राइब द मेजर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। कहीं सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखा है कि मेजर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। UPSC टेस्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, आप कहोगे डेफिनेशन, यार सिर्फ डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन, ब्रांच और डेप्थ ऑफ वन ब्रांच। तो PYQ अपने आप में पूरे सिलेबस में ही चला गया है। कुछ हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना। तो ये समरी डॉक्यूमेंट है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं है। राइट ऑप्शन राइट कोर्स का पार्ट है एंड ब्लॉगिंग पर फ्री है, sineexams.com, यहाँ पे आप जा सकते हो। तो मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हमने ये 2 क्वेश्चन देखे। आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप इसी तरह से स्ट्रक्चर रखोगे, देन कुछ इस तरह से नोट्स होने चाहिए, डिटेल्ड नोट्स थोड़े ज़्यादा बड़े होंगे, ये समरी है जैसे मैंने आपको कहा। तो इंट्रोडक्शन, बेसिकली हम ये डेफिनेशन पढ़ के जाते हैं। अगर इन्होंने पूछा डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, या तो आप ये डेफिनेशन लिख दो, अदरवाइज थिंकर्स इतने तो हैं आपके पास कि टेलर ने ये डेफिनेशन दी थी, फंक्शनलिस्ट ये डेफिनेशन देते हैं, राइट, लेवी स्ट्रॉस ने ये कहा। क्रिटिकल थिंकर्स क्या होते हैं, क्रिटिकल थिंकर्स वो होते हैं
जब भी ह्यूमैनिटीज़ हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म मतलब LAR, लॉजिक, एनालॉजी एंड रैशनैलिटी। लॉजिक, एनालॉजी या फिर एनालिसिस एंड रैशनैलिटी, जहाँ पे थ्योरीज वगैरह लेके आते हैं। क्रिटिकल इरा इसके बाद आता है, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। उसके बाद आता है जो ह्यूमन एस्पेक्ट की बात करते हैं, बिहेवियरलिज्म की बात करते हैं, पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात करते हैं, वेलफेयरिज्म की बात करते हैं। तो ये कहते हैं ये पावर वगैरह, ये थिंकर थ्योरी सब ठीक है, अल्टीमेटली आप ये देखो इसकी एक्चुअल लाइफ में रेलेवेंस क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ये हो गई, ठीक है। इस तरह से आप कुछ हेडिंग्स पढ़ लोगे। बायोकल्चरल इंटीग्रेशन एक हेडिंग ज़रूरी है, किसी बुक में लिखी है, इस वजह से हमें ये पढ़नी होती है, राइट। तो बायो प्लस कल्चर दोनों को लेके चलती है, प्लस क्रॉस कल्चरल लेंस से भी आपको एंथ्रो पढ़नी है। इसका मतलब ना सिर्फ आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ोगे, बल्कि अफ्रीका के पर्सपेक्टिव में पढ़ोगे। कल्चरल रिलेटिविज्म आप ज़रूर देखना चाहोगे। आप एक ट्राइब कैसे बिहेव करती है उसके हिसाब से एक यूनिवर्सल लॉ नहीं बना सकते, अदरवाइज फिर आप एथनोसेंट्रिज्म आ जाएगा, या आप ये कहो कॉलोनियल माइंडसेट आपको देखने को मिलेगा। फिर हम रेलेवेंस की बात करेंगे, ठीक है। इंडिया और वर्ल्ड में, ग्लोबल में क्रॉस कल्चरल एम्पैथी वगैरह पढ़ने के लिए हेल्पफुल है, एंड डेफिनेटली IR के लिए। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जहाँ लिमिटेशन है, इसकी कोई कॉलोनियल लीगेसी है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। ये यूरोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आता है, क्योंकि जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आप सिलेबस में देखोगे ज़्यादातर वो एंथ्रोपोलॉजी में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसकी जो मेथडोलॉजी भी है वो भी स्मॉल स्केल पे, आप पूरी दुनिया में जाके स्टडी नहीं कर सकते। आप सैम्पलिंग करते हो छोटे लेवल पे एंड उसको बड़े लेवल पे जनरलाइज करते हो, ये भी इसका एक लिमिटेशन है। केस स्टडीज़ वगैरह आप यहाँ से पॉज करके देख लेना, एग्जांपल्स वगैरह ये हो गए। अब ये सब करने के बाद हम अगेन एंथ्रो की डेफिनेशन पढ़ेंगे, मेजर ब्रांचेस। अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ ले डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, तो कैसे करोगे? आप एंथ्रो की डेफिनेशन लिखोगे, मेजर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, 3-4 ब्रांचेस लिख दी, एंड एक के बारे में आपको लिखना है, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को एलेबोरेट करना है। तो आप बताओ कि सोसाइटी के बारे में बताता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है, कल्चर, बिलीफ सिस्टम, सबकी चीज़ों की बात करता है, ठीक है। अब इसमें अगेन वही इवोल्यूशन की बात कर सकते हो, डेवलपमेंट की कोर कॉन्सेप्ट, थिंकर थ्योरी, जो आपको लिखना है लिख लो। सेम वे में जैसे एंथ्रो इज सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव, ये इस तरह से, तो हमने क्या किया, सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एक हेडिंग डाल दी, ठीक है। सिस्टमेटिक मतलब बेसिकली एक साइंटिफिक वे में चीज़ों को पढ़ रहा है, जैसे फील्ड वर्क हो गया। ऑब्जेक्टिव मतलब बाइसेस नहीं होंगे, जैसे प्रीलिम्स क्या है, आंसर अगर ए है तो ए ही है, बी करोगे तो गलत हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव की बात जब आप करोगे तो पर्सनल बाइसेस आपके कम हो जाएंगे। इसके बाद होलिस्टिक की जब हम बात करते हैं, राइट, होलिस्टिक मतलब क्या होता है, सारी चीज़ों को एक साथ समावेशी वे में पढ़ना। तो ये ह्यूमन काइंड को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह पढ़ता है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो भी कीवर्ड्स हैं उनको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहेंगे। इसके बाद आप एक हेडिंग इसके लिए करोगे, टेम्पोरल और स्पेशल। टेम्पोरल मतलब होता है टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, एंड स्पेशल मतलब स्पेस, ABCD, इंडिया में कैसे है, पाकिस्तान में कैसे है, अफ्रीका में कैसे है, इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। सेम वे में स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की अगर आप बात करोगे तो इंट्रोडक्शन दे दो, थिंकर्स वही रहने वाले हैं स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में। ब्रांचेस बेसिकली स्कोप क्या है, और अगर आप कहो ये ब्रांचेस वगैरह भी छोड़ दो तो स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी क्या है, 2.1 से लेके 2.5 पूरी यूनिट की जो सिलेबस की यूनिट्स हैं वो सब स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में आती है। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है, रिलीजन है, लैंग्वेज की बात करता है, कल्चर की बात करता है, मेडिसिनल एंथ्रोपोलॉजी की बात करता है, वॉर में एंथ्रोपोलॉजी कैसे यूज़ होते हैं उसकी बात करता है। तो स्कोप बहुत बहुत ब्रॉड है। हिस्ट्री की बात करता है, ठीक है, आर्कियोलॉजी की बात करता है। तो एंथ्रोपोलॉजी अपने आप में जो स्कोप है, अगर ये क्वेश्चन पूछ ही ले कि इलेबोरेट द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, बेसिकली सिलेबस आप बता सकते हो, 2021 का क्वेश्चन है। एंड यूनिकनेस इन द फील्ड ऑफ अदर सोशल साइंसेस, एक यूनिकनेस तो मैं आपको यही बता सकता हूँ कि एंथ्रो इक्वल टू सोशियो प्लस बायोलॉजी, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ को एक साथ जोड़ देता है। जहाँ एंथ्रोपोलॉजी ख़त्म होती है वहाँ से सोशियोलॉजी शुरू होती है, ये आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। तो बेसिकली हमें अपने नोट्स इस वे में बनाने हैं, ठीक है। सेम वे में अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहूँ, एंथ्रोपोलॉजी माइक्रो लेवल पे स्टडी करता है बट मैक्रो लेवल थ्योरी की बात करता है।
तो माइक्रो लेवल स्टडी जो हमने विलेज का अभी एग्जांपल लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम विलेज लेवल पे या ट्राइब लेवल पे फील्ड वर्क या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किसी तरह से स्टडी करते हैं। उसमें आप मेथड्स बताओ कि किन किन मेथड्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप चाहते क्या हो, एक बड़ी यूनिवर्सल थ्योरी डेवलप करना चाहते हो जो कि ग्लोबली एप्लीकेबल हो, यही क्वेश्चन है। इसमें आपको थिंकर्स के नाम देने, एग्जाम्पल देने तो बिल्कुल दे सकते हो। अब माइक्रो ऑब्जर्वेशन जो हैं, क्या आप उनको मैक्रो थ्योरी से कनेक्ट कर सकते हो, वो एंथ्रो का अपना एक चैलेंज है। उसके लिए आपको डेटा लेके आना पड़ता है एंड डेटा को वैलिडेट करना पड़ता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम जो किया है मेलिनोव्स्की ने किया हुआ है। देन एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ सोर्स ऑफ वैल्यू, एक हेडिंग में आप इसको पढ़ लेते हो, ठीक है। वैल्यूज़ जो भी, होपफुली ये सब आप कर लोगे। जो मुझे आपको इस लेक्चर में समझाना था वो मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आई बिलीव। सेम वे में मान लो डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एंथ्रो क्या है, मान लो अगले टॉपिक पे चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रो की जो ओवरऑल डेवलपमेंट साइकिल है, जैसे हम वेब सीरीज़ देखते हैं तो स्टेप 1 पे आप देखोगे इवोल्यूशनिस्ट आए, ये कहते हैं तुम प्रिमिटिव हो, हम सिविलाइज्ड हैं। उसके बाद आपके वॉज हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, ये एंटर करते हैं, ये कहते हैं अरे भाई हर कल्चर को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझो। उसके बाद फिर मेलिनोव्स्की आ जाते हैं, तो ये कहते हैं फील्ड में जाओ, लाइब्रेरी में बैठ के मत लिखो, जो इंडिया में एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं। फील्ड व्यू वर्सेस बुक व्यू, इस पर क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। उसके बाद फिर ग्रीड्स एंटर कर जाते हैं, ये कहते हैं कल्चर इज़ नॉट बिहेवियर, कल्चर इज़ मीनिंग। इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। तो इस लेक्चर को अभी यहीं ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बताऊं, हमने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा एंथ्रो का। हमने यूपीएससी की थिंकिंग समझने की कोशिश की। जब भी कोई चैप्टर खोलो खुद से पूछो इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, ओवरऑल क्यों पढ़ना है, क्रिटिसिज्म क्या है, थिंकर कॉर्नर, पीवाईक्यू क्या पूछे हैं। और ये 5-6 चीज़ें अगर आपने कवर कर ली तो चैप्टर ख़त्म हो गया। ये मैटर नहीं करता कि आपने 2 लाइन में या 3 लाइन में कितने में कंटेंट लिखा, दूसरों के पास नहीं है, ठीक है। तो इस पहले लेसन से हम ये देखेंगे कोई भी टॉपिक एक एंगल से नहीं पढ़ना है। तो इस राइट ऑप्शनल राइट को हम कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंट ऑप्शंस के लिए भी ये चीज़ करेंगे। एंड हम बस ये देखेंगे कि ऑप्शनल को सही तरीके से लिखने के लिए हम उसे कितनी ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट हेडिंग्स में ब्रेक कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, पीवाईक्यूज़ के थ्रू कितनी और हेडिंग्स ला सकते हैं। इतना ही है ऑप्शनल, और ये अपने आप में करना ये काफ़ी चैलेंजिंग काम है। बट अगर आप सेंसिबल वे में इधर उधर भटके बिना कर गए तो 2 से 2.5 महीने एक एनफ टाइम है ठीक ठाक एंथ्रो पे कमांड बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।